Hello students, myself Manoj Kumar Sharma, Assistant Professor, Utar Management Training Institute, गुवाहाटी का। विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है अधिगम के प्रकार। आइए सबसे पहले परिचय लेते हैं इनसे। ये प्रस्तुत चित्र रॉबर्ट मिल गेने का है। इनका जन्म 21 अगस्त 1916 को हुआ अमेरिका में, और ये बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। गेने के द्वारा 4 प्रमुख अधिगम के स्तर दिए गए, 4 प्रमुख चरण दिए गए। इसमें से सबसे पहला है स्तर। गेने ने बताया था कि अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण होने में सबसे पहले चरण में बालक में उत्सुकता उत्पन्न करनी पड़ती है। यानी आप सीधे कक्ष में गए और जाते आपने पढ़ाना शुरू कर दिया तो बालक उससे संतुष्ट नहीं होंगे। गेने कहते हैं कि अधिगम से पूर्व की प्रक्रिया एक वातावरण, अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण उपस्थित कक्षा में करना पड़ेगा। किसी भी तरह से जोर जबरदस्ती से उनको अध्ययन के लिए हम बाध्य नहीं कर सकते। ये गेने ने कहा जिसमें उसमें अधिगम के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो। आपको पता है कि उद्दीपन अनुक्रिया एक ऐसा कौशल होता है जो कक्ष में शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अध्ययन के अलावा अन्य प्रक्रियाएं भी होती है जो अध्यापक के द्वारा उस अध्यापन या विषय वस्तु को प्रभावी बनाने के लिए प्रस्तुत की जाती है, और इससे बालकों का ध्यान भी केंद्रित करना पड़ता है। तो बालक जिनका ध्यान नहीं है, जो कक्षा में खेल रहे हैं, पीछे की तरफ से बातें कर रहे हैं, बैग में से कुछ निकाल रहे हैं, उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, तो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए इस प्रकार का कार्य किया जाता है। तो पहला गेने ने बताया कि उत्सुकता उत्पन्न की जाए। नंबर 2, इसके बाद में ग्रहण। सीखे गए ज्ञान, तथ्य, नियम, अवधारणा को विभिन्न आयामों को ग्रहण करता है। यानी हम जो शिक्षण के उद्देश्य को लेकर कक्षा में जाते हैं कि विद्यार्थी को आज ये पढ़ाएंगे, हम आज ये पढ़ाएंगे, शिक्षक ने अपने धर्म का पालन भी किया, उनको अध्ययन करवाया, लेकिन विद्यार्थियों ने ग्रहण ही नहीं किया। और जब तक अधिगम को ग्रहण नहीं किया गया तब तक उसका कक्षा में जाना शिक्षक का सार्थक नहीं होता है। तीसरा है, अब किस प्रकार से कहा जाए कि संग्रहण में विद्यार्थी पूर्व सीखे गए संचित ज्ञान को आवश्यकता के समय प्रयोग लेता है। अर्थात जो पूर्व कक्षाओं में पढ़ा हो, उसने किसी शिक्षक के द्वारा पहले किसी पुस्तक में उसने पढ़ा हो, किसी शिक्षक के द्वारा उसने कहा हो, उसके साथी ने कहीं बताया हो, तो ऐसे ज्ञान को वो क्या करता है, स्मृति में रखता है और संचित रखता है ज्ञान को, और आवश्यकता के समय प्रयोग करता है। जैसे मान लीजिए गणित का कोई सवाल है या अंग्रेजी का कोई शब्द है, इसका अर्थ विद्यार्थी को, बराबर वाले को, साथी को नहीं आ रहा है, तो उसको बताता है, और वो पूर्व ज्ञान प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर ही बता पाता है कि उसने पहले इस शब्द को सुना, उसका अर्थ भी वो जानता था, और इसीलिए वो बताने में सक्षम हुआ। फिर है पुनः प्रस्तुतिकरण। पुनः प्रस्तुतिकरण का तात्पर्य है
कि शिक्षक के द्वारा जो अध्ययन करवाया गया है, हो सकता है कि कक्षा में कई विद्यार्थी उस समय अनुपस्थित रहे हों। हो सकता है कि कई बार कक्षा में जो विद्यार्थी उपस्थित थे उन्होंने उसको ध्यान से, उस विषय वस्तु को ध्यान से नहीं सुना हो। तो जब इस प्रकार की स्थिति आती है तो अध्यापक को जो है पुनः प्रस्तुतिकरण करना पड़ता है, जो विद्यार्थी के लिए प्रेरणा का कार्य करता है। आप इन तस्वीरों को ज़रा गौर से देखिए, क्या क्या है, कौन कौन से चित्र इसमें प्रस्तुत में दिए गए हैं और इन इस तरह से ये किस प्रकार से संबंधित है। विद्यार्थियों, जैसा कि पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि प्राचीन काल में गुरुकुल की व्यवस्था हुआ करती थी। शिक्षक एक पेड़ के नीचे बैठकर विद्यार्थियों को शिक्षा दिया जाता। समान विद्यार्थी थे, शिक्षक का बहुत सम्मान करते थे और मौखिक ज्ञान को प्राथमिकता दी जाती थी। अब इस चित्र में आप देख रहे हैं कि गुरुकुल का एक चित्र है जिसमें एक गुरु एक पेड़ के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है और उसके नीचे विद्यार्थी बैठे हुए हैं। ये अध्ययन की प्रक्रिया है। अब दूसरी बात बताया इसमें कि ये स्तर से किस प्रकार से तस्वीरें संबंधित है, जो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें उत्सुकता, आप किसी भी बालक में उत्सुकता होती कि वो शिक्षक को जो है पूछे गए प्रश्नों को बताता है। जैसे आप दूसरे चित्र में देख रहे हैं, शिक्षक कोई किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछा और उसको बताने के लिए विद्यार्थियों ने हाथ ऊपर किए, अर्थात वह उसको जानते थे उत्तर को कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। अब इसके बाद तीसरी जो तस्वीर है ये दर्शा रही है कि सीखे गए ज्ञान को, धारणा को ग्रहण करना। अब ये क्या कर रहा है कि ग्रहण कर रहा है। विद्यार्थी, किसी प्रकार के विद्यार्थी है, अध्यापिका से ये कुछ बात अपनी पुस्तक में दिखाकर पूछने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद में स्मृति, ये चित्र देखिए ज़रा, इसमें एक बालक जो अध्ययन कर रहा है, पढ़ाए गए शिक्षक के द्वारा दिए गए अधिगम को, ज्ञान को वह अपनी स्मृति में ले रहा है। फिर इसके बाद में पुनः प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया कि जो विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित नहीं थे, वो किसी कारण से नहीं आ पाए थे या समझ नहीं पाए थे, उनको पुनः से कक्षा में शिक्षक जो है उनको अध्ययन करवाता है। इस प्रकार से ये आपके सामने प्रस्तुत किए गए। अब इसके बाद गेने के द्वारा एक अष्टपदीय अधिगम प्रकार दिए गए। आज हम उनकी बात करेंगे कि अष्टपदीय मनोविज्ञान की पुस्तकों में बहुत दिया हुआ है। इस संदर्भ में आप कोई सी भी पुस्तक पढ़िए, प्रतियोगिता परीक्षाओं में काम में आने वाली पुस्तकों को या पाठ्यक्रम में आने वाली पुस्तकों को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये स्पष्ट रूप से गेने के द्वारा अष्टपदीय व्यवस्था के बारे में बताया जाएगा। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला है संकेत अधिगम। के अधिगम के पहले प्रकारों में संकेत अधिगम आता है। संकेत अधिगम क्या होता है? संकेत अधिगम स्वतः अधिगम है जो किसी सामान्य उद्दीपक की उपस्थिति में संवेग अनुक्रिया के रूप में उत्पन्न होता है। शिक्षक के द्वारा थोड़ा सा संकेत दिए जाने पर, जैसे कि प्रश्न पूछा जाता है, कहा जाता है कि ऑप्शन दीजिए, अब ए बी सी डी ऑप्शन दिए जाते हैं, या कोई अध्यापक द्वारा ऐसा संकेत बताया जाता है जो उत्तर के वो नज़दीक पहुंचा देता है। इस प्रकार का कोई हिंट देता है शिक्षक, टीचर विद्यार्थी को जो उत्तर देने में सक्षम हो जाता है। इस प्रकार से
अधिगम की व्यवस्था में ये पहले स्थान पे रखा गया है। दूसरा, उद्दीपक अनुक्रिया। पूर्व में आपने कौशलों में पढ़ा होगा कि उद्दीपक अनुक्रिया का जो सिद्धांत है वो बहुत ही अच्छा अधिगम का प्रकार है। इसमें कक्षा अध्यापन के अलावा भी बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करता है जिससे कि विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित हो सके। विज्ञान का विद्यार्थी किसी प्रयोग के लिए अचानक कक्ष की लाइट को बंद करके और चारों तरफ से अंधेरा हो जाता है, फिर वो एक मोमबत्ती जलाता है क्योंकि वो प्रकाश के बारे में बता रहा था। अब शिक्षक के द्वारा ये गतिविधि अगर सामान्य रूप से प्रस्तुत की जाती तो किसी भी विद्यार्थी का ध्यान केंद्रित नहीं होता, लेकिन चूंकि इस प्रकार की अनुक्रिया उद्दीपक को प्रस्तुत किया गया तो विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित हुआ। तो अधिगम में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तीसरा है श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला में दो या दो से ज़्यादा अनुक्रिया अधिगम क्रियाओं को योग को कहते हैं, यानी एक विषय वस्तु दूसरी विषय वस्तु से आज जो पढ़ाया और कल जो पढ़ाएं उनमें एक दूसरे में सार्थक संबंध, उनमें श्रृंखला बंदी भी होनी चाहिए। कि जैसे कि एक बिंदु के प्रकरण के बारे में शेष रहा भाग दूसरे दिन बताया जाए, दूसरे दिन रहा शेष भाग तीसरे दिन बताया जाए, इसमें यदि प्रयोग की आवश्यकता है तो प्रयोग करके बताया जाए। तो इस प्रकार से अध्यापक के द्वारा ये क्रियाएं की जानी चाहिए। चौथा है शाब्दिक संबंध। शाब्दिक संबंध अधिगम में उद्दीपकों की श्रृंखला सीखना, जैसे पहले सीखे गए अधिगम को क्रमिक रूप से प्रयोग करना। पूर्व में कुछ शब्द सीखे थे, आपने विद्यार्थियों, आपने ऐसे बालकों को देखा होगा जो मंच पर बोलते हैं। मंच पर बोलते हैं, किसी प्रकार का कोई हिचकिचाहट उनके मन में, झिझक उनके मन में नहीं रहती है। वो कविता पाठ भी करते हैं, वो तरह तरह की हिंदी में दोहे और चौपाइयों का प्रयोग भी करते हैं। वो प्रत्येक त्यौहार और उत्सव जो मनाए जाते हैं विद्यालय में, उनके संदर्भ में भी दो शब्द बोलते हैं। तो वो उनके पास शब्दों का ऐसा क्रम कहाँ से आया? कुछ विद्यार्थियों को कविताओं लिखने का शौक होता है, तो ये ज्ञान उनके पास कहाँ से आया? आप उसको जेनेटिक तो नहीं कह सकते। इसका अर्थ है कि इन्होंने जो पहले जो ज्ञान सीखा गया था उसका इस प्रकार से संग्रह किया और प्रयोग किया, शब्दों को क्रमित अविक्रमित ढंग से इनको सृजन करके, क्योंकि शब्दों को सही इस्तेमाल करने से कविताओं का निर्माण किया जा सकता है, एक अच्छे वाक्यों का निर्माण किया जा सकता है, एक अच्छी कहानी तैयार हो सकती है, एक किसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार हो सकती है। स्क्रिप्ट लिखने से वो 3-3 घंटे पे काम आने वाली पिक्चरें बनती है, मूवीज़ बनती है, जिनको बिना किसी अवधान के देखा जाता है। तो उनमें प्रयोग लिए जाने वाले इस प्रकार के कार्य विद्यार्थियों को ये पूर्व में सीखे गए ज्ञान का अनुभवी है, जो उसको इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। अब है विभेदीकरण अधिगम। अंत में अधिगम विभिन्न श्रृंखलाओं के सीखता है और एकाएक उसमें विभेदीकरण होता है, यानी ज्ञान में अलग अलग भेद होता है। एक हिंदी में, एक अंग्रेजी विषय में, एक विज्ञान विषय में अलग अलग पृथक पृथक ज्ञान इस प्रकार से विद्यार्थियों को समय समय पर देना पड़ता है और विद्यार्थी के द्वारा, शिक्षक के द्वारा दिए गए ज्ञान को ग्रहण किया जाता है अधिगम के रूप में। अब है आगे संप्रति अधिगम। इस प्रकार के अधिगम में बालक एक सामान्य प्रकार की प्रतिक्रिया किसी वर्ग के उद्दीपकों के खिलाफ करता है। अधिगम की उद्दीपन अनुक्रिया की श्रृंखला का होना आवश्यक है। परिमार्जित श्रृंखलाएं होनी चाहिए। परिमार्जित श्रृंखलाओं से अधिगम स्पष्ट और सरल बनता है। उनकी किसी प्रकार से इसमें अधिगम में बहुत सहायता प्राप्त होती है। अब नियम अधिगम से दो या दो से अधिक संप्रति श्रृंखला अधिगम। इसमें क्या किया जाता है कि
श्रृंखला का अधिगम करना तो सीखता ही है, इसकी समग्र प्रतिक्रियाएं कुछ नियम भी तैयार किए जाते हैं, क्योंकि अधिगम के अगर कुछ नियम तैयार नहीं किए जाएंगे तो विद्यार्थी के सरल प्रतिक्रिया नहीं होती। ज्ञानी के अनुसार जैसे आपने थ्योरेटिकल क्लास लेने के बाद में प्रैक्टिकल उनकी क्लासेस भी लेना ज़रूरी है। ये नियम है कि सप्ताह में 6 दिन पढ़ाए गए, 4 दिन यदि आपने सैद्धांतिक रूप से पढ़ा था तो पढ़ाई गई वस्तु को 2 दिन के लिए प्रायोगिक रूप में करना भी आवश्यक है। और जिनमें प्रायोगिक नहीं शब्दार्थ है या ऐसे कोई विषय हैं उनमें अन्य क्रियाओं करके ऐसे नियमों को शिक्षक के द्वारा बनाया जाए जो अधिगम को प्रभावी बना सकें। समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम का नियम ये इस प्रकार से है कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या अगर बालक के सामने आती है तो उसको दूर करना अध्यापक का परम धर्म माना जाता है। प्रथम बार तो एक बार में वो सीख जाए, लेकिन हम मानते हैं कि कक्षा में कुछ ऐसे बालक होते हैं जो एक बार में बताए गए अधिगम को नहीं सीख पाते हैं और उनमें समस्या बनी रहती है। अगर अध्ययन संबंधी समस्याएं हैं तो उनको समाधान करके उस अधिगम को सरल बना दें, क्योंकि इस प्रकार से ये अष्टपदीय नियम देने के द्वारा भी जो दिए गए हैं इनमें सरल से कठिन की ओर चलने के लिए प्रेरित किया गया है कि विद्यार्थी को इस प्रकार से धीरे धीरे जैसे कि गणित में कार्य है तो एक संख्या का, फिर 2 संख्याओं का, 3 संख्याओं का, 4 संख्याओं का योग दें। हिंदी में है तो वाक्य निर्माण से पूर्व उनको व्यंजन स्वर आदि का ज्ञान दें। शब्दों को जोड़ना सिखाएं, शब्द बनाना सिखाएं, शब्दों का अर्थ सिखाएं और फिर वाक्य का निर्माण सिखाएं। तो इस प्रकार से इन बालकों को होने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अगले सिद्धांत के साथ में हम फिर से मिलेंगे। हैव ए नाइस डे।